दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 के चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 7 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, तो पौधों को जानिए, तो इसमें आज जितने भी ट्रीज हैं हमारे चारों तरफ उसके बारे में हमें स्टडी करना है। बाहर निकलकर यदि हम देखते हैं कि अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण करते हैं तो हम ये आप क्या देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत छोटे हैं और कुछ पौधे बहुत विशालकाय हैं। मतलब जब भी देखें, अब हम चारों तरफ के पौधों को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कि सभी पौधों की जो ऊंचाई होती है वो सेम नहीं होती है ना। कुछ छोटे आकार के भी पौधे होते हैं और तो कुछ बड़े भी होते हैं, विशाल भी होते हैं। कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, मतलब बहुत बारीक बारीक। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा यानी लाल भी होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, बड़े भी होते हैं। इनमें वैरायटी है, कुछ नीले होते हैं और कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे, विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। ठीक है, आप लोग जनरली रेगुलर जब भी स्कूल आते हैं या घूमते फिरते समय हम इनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बचपन से करते हैं। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इनसे और विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर को समझने में हमें सहायता मिलेगी। देखो, अब एक 7.1 में एक ये चित्र दिख रहा है ना, यहाँ पर 7.1 का हम एक चित्र देखेंगे, ये नीचे दिख रहा है। ठीक है, और इन शाखाओं, इसकी शाखाओं, जड़, पत्ती आदि को हम नामांकित कर सकते हैं और इनमें हम रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन कलर की पत्तियाँ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ग्रीन कलर कर देंगे पत्तियों में। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसका तना है, ये तना मान लो कि थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये फूल है तो ये फूल का कलर आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के फूल है। तो मतलब एक यहाँ पर ये जड़ है ना, ये जड़ है, ये पत्तियां हैं, ये फूल है ना इसके। ठीक है, ये तना है इसका, इसने इसके मुख्य भाग दिखाई देते हैं। तो आइए हम प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो देखो, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे एक फ्रेंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति का भ्रमण कर रहे हैं। क्या है, शाख, झाड़ी और वृक्ष, इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं। पहले क्रियाकलाप एक, उन पत्तियों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखो जो आपसे कम लंबे, मतलब जिनकी लंबाई कम है, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं, जिनकी लंबाई आपके बराबर है और जो आपसे अधिक लंबे हैं ना। 3 टाइप के हो सकते हैं। तने को स्पर्श करो, ये जानने का प्रयास करो कि तना कोमल है या कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास करो। अब यदि हम मोड़ते हैं तो ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, है ना, ज़्यादा जोर के नहीं, प्रेशर नहीं लगाना है। लंबे पौधों के तनों की मोटाई का मापने का प्रयास करें। जो बहुत लंबे लंबे हैं तो उनके तने थोड़ा पतले रहते हैं ना। तो क्या देखते हैं, यहाँ पर टमाटर है ना, ये टमाटर है, तो उसका जो पेड़ है वो बहुत छोटा रहता है, बिल्कुल। तना कैसा रहता है, हरा रहता है, कोमल भी रहता है। ठीक है, और शाखाएं उसकी कहीं कहीं तने से निकलती रहती है ना, और तने से आधार से निकली रहती है। पौधे का संवर्ग यानी ये जो है, ये शाक है ना, सब्जियों के रूप में इसका उपयोग किया था। आम, इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है एक एक। जैसे अब इसका तना कैसा रहता है, इसका तना रहता है मान लो भूरा कलर का रहता है। ठीक है, हरा रहता है क्या, तो हरा तो नहीं रहता इसका ना। तो क्या कोमल रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है ना। मोटा रहता है, हाँ ठीक है। कठोर रहता है, हाँ। तो इस तरह से आपको ये कॉलम भरना। नींबू के लिए आप बताओ, लंबा है और क्या है, कठोर भी है। ठीक है, इसकी शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है ना, और ये क्या है, एक टाइप का झाड़ी है ना। ऐसे आपको दूसरे भी पौधों के बारे में लिखना है।
हमें यह जानना है कि जो शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। ठीक है, अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी में वर्गीकृत करते हैं और कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप अधिक से अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भी भर सकते हैं। अनुच्छेद के बाद के अंश को कॉलम 4 में अपने को यहाँ पर भरना है। एक सुझाव दे रहे हैं कि पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थी के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन में के लिए खरपतवार का उपयोग करें, है ना। तो खरपतवार से क्या होगा कि जो आसपास की जो पेड़ है वो वहाँ से निकल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खरपतवार खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या किसानों को खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए अपन ने देखे? बिल्कुल, क्योंकि ये मूल पौधों की जो है पोषक तत्व उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखें, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के पौधे मिलते हैं। ये वर्ग हैं, शाख है, झाड़ी है और वृक्ष है ना। ये आप लोगों ने देखे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है टमाटर शाख है, आम जो है वृक्ष है और नींबू जो है झाड़ी है ना, मीडियम वाले, है ना। तो इनमें क्या है, हरे जो और कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं ना, जिनको खाने में उपयोग करते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। ठीक है, ज़्यादातर ये बड़े नहीं निकलते, इस टाइप के ये कोमल रहते हैं। ठीक। अब ये जो झाड़ी रहती है इस तरह से फैली रहती है ना, और वृक्ष जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें जो शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो देखिए आप लोग, बहुत सिंपल है। इसमें क्या रहता है कि पहला वाला जो पार्ट अपन ने पढ़ रहे हैं कि जो शाखाएं हैं तने के समीप से निकलती है ना, और तना कठोर होता है और लेकिन मोटा नहीं होता, इनको हम झाड़ी कहते हैं। तो झाड़ी में क्या रहता है कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर बिल्कुल जहाँ से वो पेड़ बना हुआ बस वहीं से इसकी शाखाएं निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, बहुत ऊपर नहीं रहती है और ये थोड़ा सा इस तरह से फैला होता है। थोड़ा ये ज़्यादा मोटा तो नहीं होता, ज़्यादा कोई हमारे हाथ की मोटाई से भी कम कहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत टाइट होता है, यानी कठोर होता है ना, कठोरता इसकी मुख्य विशेषता है। और जो पौधे बहुत बड़े होते हैं ना, ये अब देखिए इनमें ये क्या रहता है, तो इनके मोटे भी तने रहते हैं और काफ़ी मजबूत भी रहते हैं और तना बहुत दूर निकलता है, तो ये कहलाते हैं वृक्ष। ठीक है, क्या रहता है, उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? कॉलम 4 में भरेंगे। अब ये पहली क्या बोलती है, थोड़ा इसको सुने। पहली यह जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो कुछ जैसे मतलब मनी प्लांट रहता है, ठीक है, कुछ सेमी के खाने वाली सेमी रहती है, लौकी, अंगूर, तने। अब इनमें हमें देखना है कि ये क्या साग, झाड़ी या पेड़ इनमें इस कैटेगरी में आते हैं, इनसे कुछ अलग है क्या? आपके विचारों से कुछ को ऊपर चढ़ने में के लिए सहारों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, लौकी जो रहता है कि वो एक्चुअल में साग के रूप में आती है, यानी बेला कहते हैं इसको ना, बेला वाले पौधे होते हैं। ठीक है, मनी प्लांट भी थोड़ा सा कमजोर ही रहता है, वो भी एक बेला जैसी रहती है, पानी में डायरेक्ट लग जाती है। और अंगूर ये भी लगभग थोड़ा पतला ही पौधा है ना। तो क्या कहती हैं कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इनको हम आरोही पौधे कहते हैं। यानी इनमें क्या रहता है, छोटी छोटी संरचना निकल जाती है जो पकड़ती है। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय या घर में कुछ पौधों
की देखभाल करते होंगे, अब अपने घर या विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी या विसर्पी लता के दो पौधों के हम नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हजारों हम लताएं वाले पौधे देखते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये पेड़ था, उसमें ये देखो ये लता इसकी अमरबेल जैसी फैलती जा रही है ना। देखिए अब तना क्या है, इस तना को समझते हैं। एक्चुअल में तना क्या रहता है, क्रियाकलाप से हम समझते हैं। आवश्यक सामग्री में गिलास, जल, स्याही और एक साकी पौधा ले लो, साग पौधा ले लो और एक ब्लेड ले लो। ग्लास को 1/3 जल से भरें और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें। अब साग के तने को आधार से काट कर ग्लास में रख दें, है ना। ये इनका कुछ दिनों तक अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो लाल पानी है ना, हमने लाल कलर दे दिए इसमें। अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये मरेगा नहीं ये पौधा, बल्कि ये पानी का अवशोषण करने लगेगा। क्या साग के कुछ पत्ते लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो आप क्या बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ कैसे पहुंचा? क्योंकि ये पानी तो लाल ही रंग का अवशोषित करेगा ना। क्या आप तने की मोटाई को काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पानी तो पहुंच ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ तने को यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये लाल लाल ये दिखाई देने लगेगा ना तने में, और पत्तियों में भी यहाँ लाल रंग आ जाएगा। ठीक, तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने की ओर चढ़ता है और तना जो है जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर चलने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहली ने सफेद फूलों और शाख वालों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को ग्लास ए में रखा और लाल स्याही वाली की कुछ बूंदें उसमें डाल दी। अब दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। इसकी लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को ग्लास बी में रखा और दूसरे ग्लास को सी में रखा। देखो यहाँ पर है ना, इस तरह से उसने क्या किया, यहाँ पर तो एक को तो उन्होंने सिंपल रख दिया, ठीक है, यहाँ पर है ना एक गिलास में। अब यहाँ पर इसके 2 टुकड़े ऐसे किए कि एक यहाँ पर एक गिलास में और दूसरा आधा भाग एक गिलास में रखा। तो क्या होगा, दूसरे ग्लास बी में लाल स्याही और सी में उसने नीली स्याही की कुछ बूंदे डाल दी। ठीक है, ये इस तरह का प्रैक्टिकल किया उसने। तो ग्लास ए के फूल वाली शाखा पर आप ग्लास बी और सी में दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाओ। बताओ तो ये क्या दोनों रंग का फूल बनेगा? जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था, तब क्या ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं, है ना। क्या इससे पहली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं क्रियाकलाप को करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अपन स्वयं भी इसको देख सकते हैं करके, है ना। अब निश्चित रूप से दोनों रंग की वहां पर पूछेगी। अब पत्तियां क्या है, देखो अब अपने आसपास से पौधे की पत्तियों को देखकर आप नोटबुक में उनके चित्र बनाओ, है ना। आपको यहाँ पर इस तरह से एक पत्ती का चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस तरह की, और उसको ग्रीन कलर से आप कवर कर देंगे। तो क्या इन सभी की आकृति, आकार और रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से वो जुड़ी होती है वो पर्णवृत्त कहलाता है ना। अब ये वाला जो भाग है, जिससे ये वाला पर्णवृत्त वाला भाग है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो पत्ती हो गई पूरी, ये जो जिसको तने से जोड़ा रखता है, मजबूत रहता है, पर्णवृत्त कहलाता है। ठीक है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आपने आसपास के पौधे की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं क्या आप? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त पाया जाता? बिल्कुल होगा। पत्तियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आपको उसकी छाप लेना पड़ेगा ना। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष प्रकार की छाप नहीं छोड़ सकती, तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार कर मजबूर कर देगा। ठीक है, देखते हैं क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को सफेद कागज पर या एक कॉपी के पन्ने के नीचे रख दो।
और एक ही स्थान पर दबाकर पकड़े रहो। तो अपनी पेंसिल को तिरछा करके पकड़ो, इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती रखी धीरे धीरे रगड़ो। आप क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ कुछ छाप दिखाई देती है? क्या आप यह छाप आपको पत्ती की तरह दिखाई देती है? तो पत्ती की इन रेखाओं रेखित संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? सिरा, है ना। पत्ती के अंदर जो छोटी छोटी संरचना रहती है ना, इस तरह की, सपोज करें यहाँ पर अपन पत्ती बनाएंगे तो ये इस तरह की इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सिरा। ठीक है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटा सिरा भी दिखाई देता है? तो क्या रहता है यहाँ पर? ये बीचों बीच एक मोटा सिरा यहाँ पर दिखाई देता है ना। ठीक है। इसे सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन है इसको सिरा विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये इस तरह की कुछ डिजाइन बनती है, ये इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। और यदि ये क्या है? ये डिजाइन जो है सिरा मध्य के दोनों ओर एक जाल जैसा रहता है तो इसको सिरा विन्यास या जालिका कहते हैं। ठीक, यहाँ पर। हाँ, देखिए यहाँ पर अगले पेज में क्या है कि एक ये पत्ती बनी हुई है ना यहाँ पर। सॉरी, ये जो पत्ती है ये एक पीपल की पत्ती है, यहाँ पर लंबी पत्तियां दिखाई दे रही है ना। तो इनमें अपन यहाँ पर ये देखो, ये छोटी छोटी पतली पतली ये जो है सिराएं यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पतली पतली सिराएं देख सकते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग क्या है कि इनको हम रूपी कहते हैं ना। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में भी ये सिराएं जो है एक दूसरे के समांतर रहती है। ये जो सिराएं हैं इनको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। ये पतली पतली आप ये समांतर सिरा विन्यास यहाँ पर दिखाई देती है, अलग ही दिखाई देती है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अध्ययन करते हैं, तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि पत्तियां क्या क्या करती है ना। तो क्रियाकलाप 4 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री है, जैसे साग है, पौधा है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले ले लो, कुछ धागा ले लो। ठीक है। अब इस क्रियाकलाप को दिन के समय हमें करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप को करने के लिए स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे पौधों को लेना चाहिए। ठीक है। तो पौधों को लेंगे तो किसी पौधे की पत्तियां को, शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर और धागे से बांधकर रख दें। और जो दूसरे वाले हैं उनको क्या करना है? तो उनको पॉलीथीन की थैली, खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख देना है। और कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। आप क्या देखते हैं कि किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है। तो हम क्या देखेंगे? जब भी हम पॉलीथीन को, पत्तियों को जैसे हम क्या करेंगे, मतलब एक पॉलीथीन में इस तरह से हम बांध के रख देंगे तो इसकी पूरी ये जो किनार है ना, दीवार है, इस पर हम पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखने लगती है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि ये जल की बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद जो प्लास्टिक की थैली को हटाना वैसे भूलना नहीं है अपने को, है ना। तो ये जो जल की बूंदें हैं ये पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं ना। इस प्रक्रम में पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस विषय में हम बाद में अध्याय 14 में भी पढ़ लेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्प उत्सर्जन से निकली वाष्प को, जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? तो वैसे तो हम जनरली नहीं देख पाते, लेकिन जब पॉलीथीन बांधते हैं तो उसके ऊपर वो एकत्रित हो जाती है तो दिखाई दे जाती है ना। उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण करो जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आपने इनके नाम बता सकते हैं? तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन की क्रिया बोलते हैं ना। तो उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पॉलीथीन के रूप में दिखाई देने लगता है। तो आपने, याद है आपको, ये वाली जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है ना, संघनन। ठीक है। संघनन के बाद ये ड्रॉप बन जाती है दोबारा। तो पत्तियों का और भी कार्य है, इसका जो हम अध्ययन इस तरह से करते हैं कि क्रियाकलाप 5 में देखते हैं ना। ये देखो, ये पत्तियों के ऊपर आपने अभी अपन चित्र में भी देख रहे थे, इसका हमने ऊपर वाला हिस्सा बांध दिया तो यहाँ पर ड्रॉप 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 बनने लगेगी।
आवश्यक सामग्री देखो, पत्ती है, स्पिरिट है, बीकर है, परख नली है, बर्नर है, जल है, प्लेट है और आयोडीन विलियन है। परख नली में एक पत्ती रख दो और इसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डाल दो, है ना। स्पिरिट आप लोगों ने मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जिसमें पत्तियां पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल में आधे से भरे बीकर में रखो। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहना है जब तक पत्तियों से हरा रंग पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाता, है ना। तो क्या करना है, थोड़ा सा परख नली में जैसे हम पत्ती रखेंगे और उसमें स्पिरिट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब आपको इस टाइप की मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब आएगी। इसमें हमने यहाँ से पत्ती डाल दी है, इसमें हमको यहाँ पर स्पिरिट डालना है, ठीक है, स्पिरिट। और यहाँ पर आपको जल डालना है, ठीक है, वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, और गर्म करेंगे इसको, है ना। यहाँ पर इसको हीट करना है, तो हीट करेंगे, धीरे धीरे इसका जो कलर है वो डी कलर हो जाएगा, कलर छोड़ देगा। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालना है, जल से भलीभांति धोना है, इस प्लेट में रख कर आयोडीन की कुछ बूंदे डालना है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस परख नली में गर्म किए, पत्ती डी कलर हो गई। अब इसके ऊपर हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप देखते हैं कि प्रेक्षण की तुलना में अध्याय 2 में हमने खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति का परीक्षण के समय प्रेक्षण लिए थे ना उस समय। इसका इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है, मतलब पत्ती में क्या होगा, यदि स्टार्च है तो आयोडीन की जैसी ड्रॉप डालेंगे तो वो एक काले कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड होता है ना, स्टार्च होता है आलू में भी। यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो किस किस का उपयोग करते हैं, एक तो जल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये याद कर लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से और सूर्य की उपस्थिति में उनका भोजन बनता है ना। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है ना। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में एकत्रित हो जाता है या मंड के रूप में ना, ये स्टार्च बन जाता है। ये जो भोजन है यही तो स्टार्च बनता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पत्तियों ने ही मंड का संश्लेषण किया है। अब बताना तो पड़ेगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, आयोडीन का हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो पौधे के किसी और भाग से यहाँ नहीं पहुँचा है। इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलापों को किसी दूसरी विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, ठीक है। पौधे जो है एक गमले को या 2 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख दो। इस पौधे की पत्तियों के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दो। अब दोनों ओर से यदि हम काले कागज से ढकेंगे, अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ दो और अब आंशिक रूप से देखो, यदि हम जैसी गमले को अंधेरे में रखेंगे और इस पौधे की पत्ती को हम लोग आंशिक भाग को दोनों भाग यानी दोनों तरफ काले कागज से यदि ढक देंगे तो क्या होगा कि उसको पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगी, है ना। तो पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या रहेगा, देखेंगे तो कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण करो, है ना, जो ढकी थी, क्योंकि इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो क्या आप देखते हैं इस प्रयोग से आपको ये समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब हमने जो क्रियाकलाप किए उसमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाने के लिए करती है ना। मतलब तने का काम क्या है, जो तना रहता है ना, ये वाला तना, ये ऊपर मान लो पत्ती है, तो ये तना जो है ये इसको क्या करेगा, पत्ती को पानी पहुंचाएगा ना। ये पानी जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्तियां क्या करती है,
सूर्य प्रकाश का उपयोग करके वहां से स्टार्च का निर्माण करती है। तो पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के रूप में हो जाता है। इससे क्या है, पत्तियों का टेम्परेचर भी बना रहता है ना, और कुछ पानी उड़ जाता है। तो तने और पत्ती जो है को जल कैसे प्राप्त होता है, ये काम तो हमारी जड़ें करती है। ठीक है, अब देखते हैं। तो पौधे का कौन सा भाग, देखो यहाँ पर जो है बूझो और पहली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसको पेड़ों को पत्तियों मतलब जो बेला वगैरह उसको पानी डाल रहे हैं ना, बूझो पहली भी डाल रही है यहाँ पर। तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है और निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के भागों के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची। जल क्रियाकलाप 4 और 5 में विद्यार्थियों के समूह को करना चाहिए। ठीक है, देखें तो बगीचे के किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़ो। ध्यान रहे उनकी जो है जड़ों को कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। खरपतवार को इसके एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर हमें लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक गमले में मिट्टी डाल के उसके एक भाग को लगा दें। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए और इसे गमले में लगा दीजिए और इसे नियमित रूप से जल देना है। ठीक है, तो आपको मतलब ये जो 2 पेड़ हैं अलग अलग गमले में लगा देना है। ठीक है, और इन दोनों को क्या देना है अपने को, नियमित रूप से इसको पानी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमने एक पौधे को जड़ सहित लगाया है ना, ये जड़ है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर हमने जड़ को तो काट के एक तरफ फेंक दिए और डायरेक्ट हमने उसको मिट्टी में लगा दिए। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है। एक सप्ताह बाद इसका हम यदि प्रैक्टिकल देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, प्रेक्षण देखेंगे, क्या दोनों पौधे स्वस्थ है। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। तो आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। ठीक है, तो जो पानी को पहुंचाना इनका मुख्य कार्य है। तो क्रियाकलाप 7 है, आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज है, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरी लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए, एक कटोरी में चने और के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखो। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर जो नया जो ना बन जाए ना, नया उसे पौधा ना बन जाए, इस तरह से। ठीक है, तो एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा आसानी से। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई के बाहर खींच जाता है? क्यों? कमजोर रहता है वो, है ना। क्रियाकलाप 6, हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है ना, जकड़ लेती है, और इन्हें मिट्टी में पौधे को स्थिरक कहा जाता है ना, पकड़ लेती है, स्टेबल कर देती है उसको। आपने देखा कि जड़ें एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? चलिए आइए इसका अपन पता लगाते हैं। ठीक है, तो चित्र में देखें 7.16 ए और बी में, है ना। अब 7.16 का ए और बी, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है अलग अलग इससे जो अंकुरण स्टार्ट हो चुका है ना। तो इनको ध्यान पूर्वक प्रेक्षण करो और चने के पौधे की जड़ों को देखो। क्या यह चित्र 7.16 के समान दिखती है या 7.16 बी के समान की तरह दिखती है? मक्का के जड़ें कैसी दिखती है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थानों में मक्का या चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ 2 प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अब आप देखो यहाँ पर जो जड़ निकली है ये किनारे से निकली हुई है ना, और ये वाली जो जड़ है एकदम ये बीच से निकली हुई है। ठीक है, तो ये मक्के की जड़ अलग रहती है और चने की जड़ अलग रहती है। अब पता लगाना हमें, तो पौधों को विशेष ए में रेशेदार जड़ वाले पौधों को और बी में रखना है ना।
समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखो, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा है, हमको ये भी समझना है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 9 देखते हैं हम। ठीक है, खुले मैदानों में जाइए जहाँ पर बहुत से खरपतवार उगे उगे हैं ना, बहुत पेड़ हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी को खोद कर निकालो और जड़ों की मिट्टी को धोकर अलग कर उसे निरीक्षण करो। क्या आपने ध्यान दिया, सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो ये पहले ए की तरह है या ये बी की तरह है, यानी 7.1 ए और बी। जिन पौधों की जड़ 7.1 की तरह है, एक साथ ए की तरह है, उनकी जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.17 बी के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। ये देखो, यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्य जड़ है और ये जो जड़ है ये है यहाँ पर, ये रेशेदार जड़ है या छकड़ा जड़ है ना, ये छकड़ा भी आप समझ सकते हैं, फैली हुई रहती है, छचली रहती है। ठीक है, एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर 2 समूह में बांटो। मूसला जड़ है ना, ये वाली ये जो है मूसला जड़ है। देखिए, अब हमें इन दोनों को अलग अलग छांटना था ना, इनके पत्तियों को भी देखना था। बूझो क्या कहता है, बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया कि वो जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये वह पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है, यानी हमें यदि जड़ से पत्ती का पता लग जाए तो हमें उखाड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियां जो है, सिरा विन्यास और जड़ में एक रोचक संबंध है। इन सभी पत्तियों का आप अध्ययन कर चुके हो। इन पत्तियों का सिरा विन्यास और जड़ को हम अलग अलग भी भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पौधे का नाम लिखो, यहाँ सिरा विन्यास किस प्रकार का है और जड़ के प्रकार क्या है। ठीक, अब क्या होता है कि हमने देखा कि जड़ जो है मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेती है और तना जो है जल, मिट्टी, जल और खनिज पत्ती को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचा देता है। पत्तियां जो है भोजन को संश्लेषित कर लेती है, भोजन जो है तने से होकर पत्तियों के विभिन्न भागों तक संग्रहित हो जाता है ना। इस प्रकार कुछ जड़ों तथा गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टोपियाक आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भाग को भी खाते हैं जहाँ पर भी भोजन जो है भंडारित रहता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या रहता है कि जड़ों का काम क्या है कि पहले तो मिट्टी का अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद ये जो है पेड़ों के विभिन्न भागों तक यहाँ पहुँच गया, ये ऊपर सभी भागों तक पहुँच गया। अब पत्तियों ने क्या बनाती है, यहाँ से वो मंड बनाती है, स्टार्च बनाती है ना, ये स्टार्च बना लेती है और स्टार्च जो है ये विभिन्न भागों में भेज देती है वापस। ठीक है, तो जड़ें भी मजबूत हो जाती है। तो ये जो है जड़ भी एक प्रकार का भोजन है मतलब। तो अब ये एक पेड़ है, ये पेड़ देखो, तो ये थोड़ा बड़ा पेड़ है ना, इसके तने भी मजबूत है, इसकी जड़ें भी अलग अलग है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफ मार्ग निकालता है, इसका कार्य है। चित्र में तने के से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं ना, इनमें भी अलग अलग हम देख सकते हैं। तो अगला परिच्छेद हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। अब फूल क्या है, तो फूल जो है गुलाब के पौधे में 3 तरह के आरेख होते हैं, जैसा ABC में हमने दिखाने का प्रयास किया। ये देखो, ये ABC। आप कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या आप सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का आदि इनमें भी क्या कलर्स वगैरह देखे हैं, इनके हमने फूल देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं। आइए फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि अध्ययन के लिए आप गेंदा, सूरजमुखी और ये गुलदाउदी ना लें, क्योंकि ये सब पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का गुच्छा है ना, जो हम बाद में देखेंगे। तो आवश्यक सामग्री अब देखते हैं कि क्रियाकलाप 10 में आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब
सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर और एक ब्लेड, स्लाइड या कागज और एक आवर्धक लेंस लेना है ना। ध्यानपूर्वक देखो। तो यहाँ पर ये जो कली थी, ये दबी थी, ये क्या बन गई? पंख बन गए। तो इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। ये पंखुड़ी होती है, ठीक है। तो खिले हुए पुष्प का कौन सा भाग है? तो पुष्प की पंखुड़ियां ही है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ी कहाँ बनती? दिख तो नहीं रही थी। कली का कौन सा भाग सबसे इम्पोर्टेंट होता है? क्या आपने ध्यान दिया? तो यह छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं ना। बाहर लटका रहता है ये। बाह्य दल और पंखुड़ी दोनों जो है उनका हम भलीभांति अध्ययन कर लेंगे और इनके हम उत्तर दे सकते हैं कि इसमें कितने बाह्य बल है, क्या आपस में जुड़े हैं, स्वतंत्र है बाह्य दल, तो पंखुड़ी कितने किस रंग की है ना। ये हम इनका उत्तर दे सकते हैं। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने बाह्य दल है ना। मतलब जो इसमें बाहर के दल है, क्या ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, क्या ये स्वतंत्र है आपस में। इसके लिखना है कि इसमें कितने बाह्य दल है और क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र है। बाह्य दल और पंखुड़ियाँ किन रंगों की है, आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। तो इन सबको भी हमें क्या करना है, मतलब अवलोकित करना है। फिर से मैं बता दूं इसमें कि एक्चुअल में बाह्य दल का मतलब क्या रहता है कि कलिका जो रहती है उसमें पंखुड़ियाँ बंद थी, मतलब इस तरह का ये पूरी पंखुड़ी बंद रहती है, ठीक है। और इसमें जो छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती है अंदर की ओर, ठीक है, ये छोटी छोटी पत्तियां मतलब पंख की तरह रहती है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। तो मतलब पंखुड़ी के अंदर रहता बाह्य दल। तो अपने को यहाँ देखना है कि इसमें कितने बाह्य दल है, क्या ये आपस में जुड़े हैं या स्वतंत्र है, और ये इनके रंग क्या है, इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुलाब का है, गुलाब में देखो अनेक रंग है, जैसे लाल गुलाब है। बाह्य दलों की संख्या और रंग कितने इसमें? 5 है। और जैसे मान लो ये लाल गुलाब है तो यहाँ पर आपको लाल लिखना है। पंखुड़ियाँ क्या पृथक है, मतलब अलग अलग है या जुड़ी है? यहाँ पृथक लिखना है। पुंकेसर इसके अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं, ये आपको स्त्री केसर उपस्थित है या नहीं है, इस तरह से देखना है। देखो आपको ये फूल में दिखाई दे रहा है ना, ये इसका तने वाला भाग है, ठीक है। अब इसको ये वाला क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पुंकेसर है, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ये पुंकेसर है। ये वाला जो भाग है ये सब स्त्री केसर कहलाता है, ये पंखुड़ी कहलाता है, ठीक। तो ये आप जब इनके प्रश्नों के उत्तर दोगे तो हम देखेंगे कि इनमें ये सब जुड़ी है या स्वतंत्र है। क्या ये बाह्य दल जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है या संयुक्त है ना, जैसे ये अलग अलग दिख रही है यहाँ पर। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में हमको भरना है। अब विद्यालय या किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखो। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे जब पंखुड़ी जुड़ी होती है या जब वे स्वतंत्र होती है तब। उदाहरण के लिए हम अन्य किसी जैसे मतलब ये और घंटाकर पुष्प दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर ये उसके पत्तियां दिख रही है, ये इसका पुष्प दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काट कर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियों को आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पर जैसे भाग, इसको आप तोड़ के अलग अलग देख सकते हैं, जैसे ये वाला चित्र में यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है कि इसको यदि हम ध्यान से देखें तो पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को हम पहचानने का कोशिश करेंगे ना। ये स्त्री केसर निचले वाला भाग है, पुंकेसर ऊपर वाला भाग है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? तो पुंकेसर का जो दोनों भाग है उसमें पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो ये पुंकेसर देखो यहाँ पर ऊपर है, ये परागकोश है और नीचे का भाग जो है तंतु है ना। पुंकेसर के भी भाग होते हैं। ये देखें हम यहाँ पर
एक ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये उसका अंडाशय है ना। ये सब स्त्री केसर के भाग है ना, ये निचले वाले भाग के। ये उसके अंदर वाले अंडाशय, ये देखो यहाँ पर ये अंडाशय वाला भाग है ना, ये बीजाणु वाला भाग है। तो ये पूरा जो है अंडाशय की आंतरिक संरचना है। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, केंद्र वाला भाग है मध्य में। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो पुंकेसर को हटा दीजिए, स्त्री केसर के भागों को पहचाने, जैसे हम ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। अब ये क्रियाकलाप में देखते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार से काटा जाए हम इस चित्र को अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखो ये ब्लेड लगा के यहाँ पर इसके दो टुकड़े किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अंडाशय का आंतरिक भाग है ना। इसको एक तो वर्टिकल भी काटा जाए और हॉरिजॉन्टल आड़े में भी काटा जाए, तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये जब खड़े में काटोगे तो देखो ये वाला भाग भी दिखाई दे रहा है जो कि बीजांड है। तो अब क्या होता है, अलग अलग पुष्पों से दो अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय की एक स्लाइड को प्लेट पर चित्र के अनुसार रखकर उसे काट सकते हो। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करो। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बीजांड कहते हैं, ठीक है। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपने नोटबुक में चित्र बनाओ, ठीक है। कुछ पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय या किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो पुष्पों के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। अब नोटबुक में जो भी आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनके उपर्युक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इसके अलग भाग भी मिलते हैं? तो इस तरह से हम वहां पर देख सकते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या ऐसा पुष्प भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती और विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर आदि की संख्या में अंतर हो सकता है? कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में तो पढ़ लिया होगा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। अब पुष्पों के कार्यों के विषय में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फूलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ सकते हैं। तो कुछ प्रमुख शब्द थोड़ा सुन ले, जैसे आरोही यानी ऊपर की ओर चढ़ना, संवहन यानी बहना, विसर्पी लता यानी फैलने वाली लता, रेशेदार जड़ यानी ये नीचे की ओर रेशा बनाती हो, साग यानी खाने वाली सब्जियां, पार्श्व जड़ यानी जो साइड की ओर जा रही है, मध्य सिरा यानी जो बीच वाला सिरा हो, सिरा विन्यास मतलब जो सिरा का छोर है, बीजांड यानी बीच का जो आंतरिक भाग है, समांतर सिरा विन्यास यानी जिसमें समांतर ये रेखाएं बनी होती है, पंखुड़ियां फूलों की जो पुष्प की पत्तियां रहती है, पर्ण व्रत यानी पत्तियों के अंदर जो व्रत संरचना है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें भोजन बनता है, स्त्री केसर जो फूल का एक मध्य का भाग है, जालिका रूप सिरा विन्यास यानी इसमें जाली जाली रहती है सिराओं में, बाह्य दल यानी जिसका किसी भी पुष्प का वो भाग जिससे पंखुड़ी जुड़ी रहती है, झाड़ी मतलब एक झाड़ी मतलब एक जाली टाइप में पौधा, पुंकेसर तो पुंकेसर एक वो हिस्सा होता है मतलब फूल के अंदर का जिसमें क्या क्या तंतु और सिराएं लगी रहती है, ठीक है। यानी स्त्री केसर के मुख्य भाग होते हैं। मूसला जड़ यानी जिसमें मोटी जड़ें होती, वाष्प उत्सर्जन यानी पानी का वाष्प में बदलना, वृक्ष यानी बहुत बड़ा वृक्ष जिसमें तना ऊंचे सिरे पर निकलती है, सिरा यानी किनारे का भाग है ना। चलिए कुछ सारांश देख लेते हैं। इसमें सारांश ये है कि सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है।
तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ये जालिका रूपी और समांतर हो सकता है। जो पत्तियां होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो मूसला जड़ होती है और एक रेशेदार जड़ होती है। तो जालिका रूपी जो सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मुख्य रूप से मतलब जड़ ही है जो कि पहले पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर वहां पर भोजन बनता है और फिर वो जो भोजन है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचेगा। पुष्प के विभिन्न भाग है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या कहा गया। पहला है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि तना मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर तना नहीं होना था, बल्कि यहाँ पर होना था जड़। जो जड़ है वो मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करता है ना। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है, बिल्कुल गलत लिखा है। यहाँ पत्तियों की जगह क्या लिखना था, तना। तो जो तना है वो पौधों को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। अब जड़ें बिल्कुल नहीं पत्तियों तक नहीं पहुंचाती, जबकि ये काम तने का है ना। जो तना है वो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में बाह्यदल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, बिल्कुल नहीं, सदा समान नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बाह्यदल तो क्या रहता है, 5-6 ही होते हैं, है ना। लेकिन अब देखते हैं, जैसे ये फूल अपन ने बना है, तो इस फूल में बाह्यदल इस तरह से निकले रहते हैं, तो उनकी संख्या कितनी रहती है, बहुत कम रहती है ना। ये बाह्यदल, इसको इस तरह से बताता हूँ। अगला है कि यदि पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर अलग हो, यहाँ पर एक तो पहली बात तो क्या हो, यहाँ पर क्या होना था, अलग हो, तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, जुड़ी नहीं होगी, है ना, आपस में नहीं जुड़ी होगी। ये करेक्ट सेंटेंस है। चलिए अगला, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह जरूरी, तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर आप लोग आखिर में लिख दोगे यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, इसके अंत में लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट अपने को बताना है कि इनके चित्र बनाना है आपको। ठीक है, तो पत्ती का चित्र आपको बनाना है। पत्ती का चित्र तो आप मतलब इस तरह से बना लोगे ना, इस तरह से, ये एक, ठीक है, इस तरह से आप पत्ती का चित्र बना लो। ठीक, आप मुझसे थोड़ा सा क्लीन बना सकते हो इस तरह से। अब क्या बोल रहा है कि आपको पत्ती के अलावा एक मूसला जड़ बनाना है ना। मूसला जड़ मतलब क्या है, जैसे ये यहाँ पर एक ये हो गई मूसला जड़, इसमें और छोटे छोटे रेसे निकले रहेंगे। ठीक है ना, ये मूसला जड़ हो गई। एक किसका बनाना है, पुष्प का बनाना है। तो पुष्प का तो आप लोग बहुत अच्छा चित्र बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ पत्तियों को आप बना दो।
ठीक है। चलिए अगला है, क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हो जिनका तना लंबा हो और दुर्बल हो? बिल्कुल सही, ऐसे हमने कई पेड़ रखे देखे हैं। इनको हम लोग क्या जनरली क्या कहते हैं, लता कहते हैं ना, लताएं कहते हैं इनको। ठीक है। और ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं विसर्पी लताओं में आते हैं, विसर्पी लता। विसर्प यानी लंबे लंबे में आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? तो जालिका रूपी जो है आपको यहाँ जो वो मुख्य रूप से किस किस में पाया जाता है? एक तो पहली बात तो तुलसी में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा धनिया में पाया जाता है, ठीक है। और गुड़हल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो पौधे में तने का कार्य देखो मुख्य रूप से क्या है। सबसे पहली बात तो पहला काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जल को पूरे पेड़ों के सभी भागों तक पहुंचाना, यानी जल पहुंचाना, ठीक है। दूसरा कार्य यह है कि पेड़ को सीधा खड़ा रखना, ठीक है, पेड़ को सीधा खड़ा रखना। तीसरा कार्य है कि जो स्टार्च जो भोजन बनता है, जो पत्तियां बनाती है, इसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है। ये तीन हिस्से हैं, जड़ जल को पूरे पत्तियों तक पहुंचाना, उसे सीधा रखना और उसे भोजन पहुंचाना। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? ठीक है। तो हमें यदि ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में उसका सिरा विन्यास होगा समानांतर सिरा विन्यास होगा, ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास होगा। ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगला जो है, यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार से होगी? तो यदि उसकी जो पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो ऐसे में जो है उसकी जड़ होगी मूसला जड़ हो गया। तो लिख लोगे आप लोग उसको मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़ होती है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आप पौधे की पत्ती की छाप देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी मूसला जड़ होगी या छकड़ा जड़ होगी? बिल्कुल, हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि वो मूसला जड़ होगी या छकड़ा जड़ होगी। और कैसे? तो मतलब इसका उत्तर तो यस, हाँ बता सकते हैं ना। देखो यदि पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है ना, जालिका रूपी यदि सिरा विन्यास है तो उसकी निश्चित रूप से मूसला जड़ होगी। जालिका रूपी यदि विन्यास है तो उसकी जड़ कौन सी होगी? मूसला जड़, ठीक है। और यदि पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास है, समानांतर है ना, यदि पैरेलल यदि सिरा विन्यास है तो उसकी जो जड़ होगी वो कैसी होगी? रेशेदार होगी। कैसी? रेशेदार, ठीक। चलिए अब इनमें से किन पौधों के जो फूल है वो आपने देखे हैं? अब फूल वाले हमको पौधे बताना है ना, तो फूल वाले पौधे तो बहुत से हैं। चलो अपन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से हैं जिनके हमने फूल देखे हैं। खासकर अब देखो घास में तो हमने क्या है फूल देखे नहीं है, ठीक है। तो खासकर मैं आपको बोलूं तो एक तो मिर्ची, टमाटर, तुलसी, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, इन सब के हमने फूल देखे हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। चलिए अगला है, याद हो गया ये मतलब मक्का, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू, है ना। आलू का भी फूल होता है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जो पौधे की पत्तियां जो है वो भोजन बनाती है ना। पहला क्या है?
भोजन की जो पत्तियां जो है वो भोजन बनाती है और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के स्त्री केसर भाग में, किसमें? स्त्री केसर भाग में अंडाशय मिलता है। स्त्री केसर भाग में अंडाशय मिलता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखे जिनमें संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ी पाई जाती है, ठीक है। जिनमें संयुक्त भी पाई जाती है और अलग अलग पंखुड़ी भी पाई जाती है। चलो तो अपन लिखते हैं, संयुक्त वाले है, पहला है धतूरा, जिनमें संयुक्त रहती है ना, जिनमें क्या रहता है? धतूरा है। और हो गया टमाटर, टमाटर में भी जो संयुक्त रहती है ना। अब अलग अलग पंखुड़ी वाले तो बहुत सारे हैं, जैसे कमल है, जैसे गुलाब है, ठीक है। चलिए, और एक 9th वाला क्वेश्चन छूट गया फ्रेंड्स, इसको भी कवर कर लें कि पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो इसके जो है देखो, कौन कौन से विभिन्न भाग होते हैं हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिखने का बताता हूँ, ठीक है। पहला मान लो अपन बाह्यदल, जो बाहर रहता है ना, ठीक है, बाह्यदल हो गया। और दूसरा हो गया पंखुड़ी, हो गया है ना, पंखुड़ी, ठीक है। अगला स्त्री केसर मान लो, स्त्री केसर। अंडाशय, ठीक है। पुंकेसर, ये सब पुष्प के ही भाग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये जरूरी था। तो जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।